तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती 2026 एमपी एसआई भर्ती, मध्य प्रदेश संयुक्त अर्हता परीक्षा 2026 एवं इसके अलावा अन्य जो भी आगे आपके एग्जाम आने वाले हैं उन सभी भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है। जैसा कि आप सबको पता है हमारा टारगेट चल रहा है 2500 क्वेश्चन कराने वाले हैं, 2500 रीसेंट एग्जाम के पीवाईक्यू हम करवाने वाले हैं, जिसमें कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, जीके जीएस और एमपी जीके। क्योंकि देखो मैथ वगैरह हर कोई करवा रहा है, ठीक है, लेकिन जीके जीएस और एमपी जीके में कोई हाथ नहीं लगाता है, लेकिन हम उसी कठिन काम को करेंगे जिसे लोग करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो 2500 क्वेश्चन आपके हम करवाने वाले हैं। इससे पहले 100 क्वेश्चन हम करवा चुके हैं ऑलरेडी पहले वाले पार्ट में। आज आपका सेकेंड क्लास आने वाली है जिसमें 101 से लेकर के 200 तक प्रश्न हम करवाने वाले हैं कि 100 क्वेश्चन आगे वाले जो हैं वो आपके यहां पर हम करवाने वाले हैं। कौन कौन से एग्जाम के हम क्वेश्चन आपको करवाएंगे वो देख लीजिए। अभी रिसेंट में आपका एग्जाम हुआ एमपी फॉरेस्ट 2026 की आंसर की आ गई है, तो अभी हम एमपी फॉरेस्ट 2026 के क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं आंसर की के अकॉर्डिंग। उसमें से छांट छांट करके सारे क्वेश्चन निकाल लिए हैं। इसके बाद में आपका एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट का भी एग्जाम हुआ है, जो लास्ट एग्जाम ईएसबी का था वो हॉस्पिटल असिस्टेंट का था, तो उसकी भी आंसर की आ गई है, तो उसके भी क्वेश्चंस को आपको कराएंगे। उसके बाद में एमपी एसआई मेंस 2026 की आंसर की आ चुकी है, वो आपको करवाएंगे। उससे पहले कौन सा एग्जाम हुआ, एमपी पुलिस कांस्टेबल 2025 का हुआ है, उसकी आंसर की ऑलरेडी आ चुकी है, उसके भी क्वेश्चन आपको करवाएंगे। ठीक है, जनवरी में एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 1 का एग्जाम हुआ है ग्रेजुएट लेवल का, उसकी भी आंसर की आ चुकी है और उसके भी क्वेश्चंस हम आपको करवाने वाले हैं। इस तरह से कुल मिलाकर के 2500 क्वेश्चन विद एमसीक्यू विद डिटेल सॉल्यूशन आपको हम करवाने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई, तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज 12 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करवाएंगे, 212 तक ले जाएंगे आपको। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने कल की वीडियो पर बहुत अच्छा रिस्पांस दिखाया है और लगभग 1200 के आसपास व्यूज पर आ भी गए हैं, तो आप लोग जरूर देख लेना और शेयर भी कर देना सब लोग। ठीक है, तो आपके कल के रिस्पांस को देखते हुए अब हम आगे की वीडियो लेकर के आने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंचती रहे। चलें शुरू करें, आइए चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 101 और आज हमने नंबरिंग भी डलवा दी है कि ये कौन से एग्जाम में कौन सी शिफ्ट में आया था, किस डेट को आया था, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। आप चाहें तो आंसर की से मैच भी कर सकते हैं। तो डेट एंड शिफ्ट 5/6/2026 का एग्जाम है। शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, 5 जून को ये क्वेश्चन पूछा था। देखिए, प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पकाधिकारम जो तमिल साहित्य के 5 महान महाकाव्यों में से एक है, परंपरागत रूप से निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की रचना मानी जाती है, यानी किसने इस महाकाव्य की रचना की थी। तमिल महाकाव्य है शिल्पदिकारम, बताइए किसने रचना की थी। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए क्या आंसर इसका हो जाएगा। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इलंगो अडिगल। इलंगो अडिगल के द्वारा इसकी रचना की गई थी। अब इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। देखिए, तो शिल्पदिकारम संगम साहित्य का एक महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य है। इसकी रचना जैन भिक्षु और कवि इलंगो अडिगल ने की थी, जो चेर वंश के राजकुमार थे। ठीक है, तो ये चेर वंश के राजकुमार थे, इन्होंने इसकी रचना की थी, यह आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न जो पूछा गया था इसी एग्जाम में, देखिए महात्मा गांधी से प्रश्न पूछा गया है। महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बंबई अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। ठीक है सर, पता है। इस अधिवेशन में गांधी जी ने निम्नलिखित में से कौन सा नारा दिया गया था। सीधे सीधे भी पूछ सकते थे कि भारत छोड़ो आंदोलन का क्या नारा था, लेकिन नहीं, तुमसे घुमा करके ही पूछेंगे। ठीक है, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। प्रश्न के ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन भाई वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, करो या मरो, या फिर स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार। बताइए कौन सा नारा गांधी जी के द्वारा दिया गया था बंबई अधिवेशन के बाद में। चलिए, ये आपका आया है 5/6/2026 को ही और शिफ्ट 1 में पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा करो या मरो का नारा इन्होंने दिया था। ठीक है, देखिए हल देख लीजिए, विस्तृत हल। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त क्रांति की शुरुआत 8 अगस्त 1942 की हुई थी। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, ये बात भी क्लियर हो जानी चाहिए। 8 अगस्त 1942 को हुई थी। मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान, जिसे अब अगस्त क्रांति मैदान कहते हैं, महात्मा गांधी ने ऐतिहासिक भाषण देते हुए देशवासियों को डू और डाई, करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसी में ऑपरेशन जीरो आवर, ये भी ध्यान रखना, ऑपरेशन जीरो आवर जो है वो किसने चालू किया था, तो अंग्रेज जो कंपनी थी, यानी अंग्रेज अधिकारी जो थे ब्रिटिशर्स के द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर चालू किया गया था, जिसमें इस आंदोलन से पहले ही सारे बड़े नेताओं को जो है क्या कर दिया गया था, नजरबंद कर दिया गया था, यानी कि जेलों में डाल दिया गया था। फिर भी यह आंदोलन लगभग सफल रहा था। इसे अगस्त क्रांति कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें, जैसा कि आप लोग लगातार देख रहे हैं
कि हमारे सुपर सिलेक्शन नोट से एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट में बच्चों ने पढ़ करके बहुत अच्छे नंबर लेकर आए, किसी के 89 नंबर, किसी के 87 नंबर माइनस मार्किंग के बाद में भी आए हैं। इसके अलावा इससे पहले फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हुआ था, उसमें भी काफ़ी अच्छे नंबर 88 89 नंबर तक, 81 नंबर तक, 85 नंबर तक देखने को मिले हैं माइनस मार्किंग के बाद में भी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपके सामने एक बड़ा एग्जाम आने वाला है जो आपकी पूरी मेहनत को डिफाइन करेगा, वो है मध्य प्रदेश सामान्य अर्हता परीक्षा। अब ये एक परीक्षा होगी और इस एक परीक्षा के आधार पर आपकी सारी भर्तियों में ज्वाइनिंग डायरेक्ट होने वाली है। ठीक है मेरे भाई। और कुछ सुनने में ये भी आ रहा है कि भाई एमपीएसआई, एमपी पुलिस कांस्टेबल या वर्दीधारी जो पद है उसको एमपी पुलिस विभाग अलग से एग्जाम करवाएगा। तो चाहे एमपी पुलिस विभाग करवाए या फिर सामान्य अर्हता परीक्षा के द्वारा हो, आपको हम इतने सारे सब्जेक्ट कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स दे रहे हैं कि कोई भी सब्जेक्ट इसमें से बाहर नहीं जाने वाला है, चाहे कोई भी एग्जाम कर लें। ठीक है ना। तो अभी आपको मात्र 199 रुपए में हम आपको ये सारे सब्जेक्ट उपलब्ध करा रहे हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो सामान्य अर्हता परीक्षा का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। एमपीजी के हिंदी, रीजनिंग, साइंस, डीआई, करंट अफेयर, जीके, जीएस, कंप्यूटर, मैथ, ये सब कुछ आपको हम दे रहे हैं। लगभग 8 से 9 सब्जेक्ट के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स दे रहे हैं। साथ साथ में ये जो हम 2500 एमसीक्यू करवा रहे हैं, पीवाईक्यू जो हैं आपके, इनके भी नोट्स यानी इनकी भी जो पीडीएफ है वो भी आपको इसी के साथ में मिलने वाली है मेरे भाई, जो आपके आगे के एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाली है। जैसे ही ये 2500 एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं जीके जीएस के, वैसे ही हम हिंदी के एमसीक्यू और साइंस के एमसीक्यू चालू कर देंगे, क्योंकि ये दोनों भी आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। सामान्य अर्हता परीक्षा की दृष्टि से एमपीजी के और हिंदी ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस पर हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ये कंप्लीट नोट्स आप ले सकते हैं मात्र 199 रुपए में। कैसे प्राप्त करेंगे तो वो भी आप लोग देख लीजिए। कोई बड़ा काम नहीं करना है, कोई ऐप वगैरह इंस्टॉल नहीं करना है। क्यूआर कोड आपको दिख रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी पर 199 का पेमेंट करना है और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। नंबर है 7052547003। इस नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है, व्हाट्सएप कर देना। ठीक है। फिर तुरंत की तुरंत जैसे ही स्क्रीनशॉट सीन होगा वैसे ही आपको इसी नंबर से जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक सेंड कर दी जाएगी, जो सामान्य अर्हता परीक्षा का टेलीग्राम ग्रुप होगा, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है। उसको जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन रिक्वेस्ट भेजेंगे, हम आपको वेरीफाई करेंगे कि आपने पेमेंट किया है, उसके बाद में आपको अप्रूव कर देंगे। ठीक है। अप्रूव होते ही आप वो ग्रुप में शामिल हो जाएंगे और जैसे आप एंट्री लेंगे वैसे ही आपको सारी पीडीएफ दिखने लगेगी। आपको फटाफट जो है उस पीडीएफ पर क्लिक करके सारी की सारी पीडीएफ को आराम से डाउनलोड कर लेना है और पढ़ाई अपनी चालू कर देनी है। ठीक है मेरे भाई। चलिए, इसके अलावा जैसे कि आप सबको पता है भाई, 2 अगस्त से मध्य प्रदेश कृषि विस्तार अधिकारी का एग्जाम होने वाला है। इसमें 2 जो है सब्जेक्ट आते हैं, एक तो सीसेट आता है और दूसरा आपका एग्रीकल्चर आता है। तो जो भी एमपी कृषि विस्तार अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के पास में टाइम कम बचा हुआ है। ऐसे में एकमात्र सॉल्यूशन है, आप मध्य प्रदेश कृषि विस्तार अधिकारी के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स ले सकते हैं, जिसमें आपको ये सारा का सारा सीसेट वाला पूरा सब्जेक्ट मिलेगा और एग्रीकल्चर वाले भी कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। ठीक है। सीसेट में आपको इसी ग्रुप की लिंक सेंड कर दी जाए, क्योंकि इसमें वो सारे सब्जेक्ट हैं जो आपके सीसेट पे पूछे जाएंगे। और अगर आप कृषि विस्तार अधिकारी का लेंगे तो आपको साथ साथ में सेकंड ग्रुप की लिंक भी सेंड कर दी जाएगी, जो स्पेशल एग्रीकल्चर वालों के लिए है। दोनों ग्रुप में आप शामिल हो जाएंगे, वहां पर आपको एग्रीकल्चर के नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है मेरे भाई। अभी 1000 एमसीक्यू का भी टारगेट हमने रखा है। जैसे ही आपकी जो है यूनिट कंप्लीट होती है, जैसे हमने कल 5 यूनिट करवा दी है यूट्यूब पर, है ना। नोट्स तो उसमें डले हुए हैं ग्रुप में, लेकिन 5 यूनिट हमने करवा दी है जो आपके यूट्यूब पर। जैसे ही 10 यूनिट कंप्लीट होती हैं वैसे ही हम एग्रीकल्चर के 1000 एमसीक्यू लेकर के आने वाले हैं, वो भी आपको इसी के अंदर जो है मिल जाएंगे। ठीक है ना। बस आप लोग सहयोग नहीं करते हो। बताइए, अभी हमने यूनिट 5 डाला था, सुबह ही डाला है, अभी तक 100 व्यूज भी नहीं आ पाए हैं, है ना। ऐसे कैसे चलेगा मेरे भाई। इसको शेयर करना ही आपका कर्तव्य है मेरे भाई। ऐसे ही आप प्राप्त कर सकते हैं कृषि विस्तार अधिकारी के भी नोट्स। ठीक है मेरे भाई। यही व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप मैसेज कर लेना। चलिए, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103 की ओर। 112 क्वेश्चन है, थोड़ा स्पीड को हम तेज करके चलेंगे। प्रश्न है, होम रन शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है। बताइए, ये शब्द किस खेल में प्रयोग करते हैं। मुक्केबाजी में, फुटबॉल में, बैडमिंटन, बेसबॉल में। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका, ये भी 5 जून 2026 को पूछा गया शिफ्ट 1 में। सही आंसर बेसबॉल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, होम रन शब्द का संबंध बेसबॉल खेल से है। जब कोई बल्लेबाज गेंद को इस तरह हिट करता है कि वह सभी बेस का पार करते हुए सुरक्षित होम बेस पर लौट जाता है और 1 अंक हासिल करता है, तो हम उसे होम रन कहते हैं। बहुत सारे लोग इसमें क्रिकेट लगा करके आए थे, ठीक है ना, कि घर में जाकर के क्रिकेट खेलना है तो होम रन हो जाएगा। नहीं भैया, ये बेसबॉल से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। 104 नंबर प्रश्न ये रहा। देखिए, 104 नंबर प्रश्न है, पीक ऑयल की अवधारणा पेट्रोलियम उत्पाद से संबंधित निम्नलिखित में से किस स्थिति को दर्शाती है। कौन सी कंडीशन बनेगी जब हम इसे पीक ऑयल कहेंगे। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, वीडियो पॉज कीजिए, ऑप्शन को आराम से पढ़ लीजिए। अपन सीधे आंसर की ओर चलेंगे और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये भी 5 जून का ही पेपर का प्रश्न है, 5 जून को शिफ्ट 1 में पूछा गया है। देखिए, तो ये क्या होता है भाई पीक ऑयल। देखिए, वह समय बिंदु जब पेट्रोलियम निष्कर्षण की अधिकतम वैश्विक दर पर पहुंच जाता है, जिसके बाद उत्पादन घट जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा डिमांड हो
जाती है, यानी लोग बहुत ज़्यादा खरीदने लगते हैं और उत्पादन कम हो जाता है, तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, पीक ऑयल कहते हैं। पेट्रोलियम के जो है क्षेत्र में इसको हम पीक ऑयल कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीक ऑयल भूविज्ञान अर्थशास्त्र की एक अवधारणा है। यह वह सैद्धांतिक समय बिंदु है जब दुनिया भर में कच्चे तेल का उत्पादन अपनी अधिकतम दर पर पहुंच जाता है, ठीक है, और उसके बाद उत्पादन में स्थायी रूप से गिरावट आने लगती है। यानी एक टाइम ऐसा आता है कि बहुत ज्यादा उत्पादन हो जाता है, इसके बाद अब कोई उत्पादन नहीं होगा, अब क्या होगा, अब डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है इसको हम क्या कहते हैं, पीक ऑयल कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 105 नंबर, देखिए निम्नलिखित में से कौन आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य है, यानी आदित्य L1 मिशन किससे संबंधित है। तो भाई आप सबको पता है, कई बार आपको बता चुके हैं, आदित्य L1 सूर्य मिशन से संबंधित है, यानी सूर्य के अध्ययन करने के लिए इसरो के द्वारा छोड़ा गया यह एक उपग्रह है। यहां पर आप देख सकते हैं, यह भी 5 तारीख को ही पूछा गया शिफ्ट 1 में। देखिए आदित्य L1 इसरो का पहला पूर्ण रूप से समर्पित और सौर मिशन है। इसका मुख्य उद्देश्य सूर्य के कोरोना, सौर उत्सर्जन और सौर हवाओं का विस्तृत अध्ययन करना है। इसे पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर लैंग्रेज बिंदु पर स्थापित किया गया है। ये लैंग्रेज बिंदु ध्यान रखना, यह भी रिसेंट में पूछा गया है, ठीक है। ये फॉरेस्ट में भी आया था और उससे पहले एमपीएसआई मेंस में भी आया था, तो दोनों में पूछा गया था। अब एमपीएसआई मेंस कराएंगे तो फिर ये रिपीट होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 106 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका 5 तारीख को ही पूछा गया है। संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति सामान्यतः अपनी शक्तियों का प्रयोग किसकी सलाह पर कर सकते हैं, किसकी सलाह पर राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, देखिए पढ़ लीजिए, अपन सीधे आंसर की ओर चलेंगे। सही आंसर ऑप्शन डी आ जाएगा, मंत्रिपरिषद की सलाह पर। प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति अपने जो है शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। देखिए कौन सा आर्टिकल कहता है, ये भी देख लेते हैं। तो भारत जैसी संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति देश का संवैधानिक और नाम मात्र का प्रमुख होता है, ठीक है। प्रमुख तो भाई प्रधानमंत्री होता है ना, सारे काम प्रधानमंत्री करता है, लेकिन नाम मात्र का कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार वह अपनी सभी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री की नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की ही सलाह पर करेगा। 107 नंबर देखिए, यह भी 5 तारीख का है प्रश्न है। कह रहे नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो यात्री यातायात के आधार पर भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है, निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा संचालित किया जाता है, कौन इसकी देखरेख करता है, यह आपसे पूछा गया है। ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने, आराम से वीडियो पॉज कीजिए, ऑप्शन पढ़ लीजिए, सीधे आंसर की ओर चलेंगे। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। ये इसकी जो है निगरानी करता है और ये आंसर की में ईएसबी ने माना है, ठीक है ना, फाइनल आंसर की में, ठीक है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको हम सॉल्यूशन करा रहे हैं। देखिए तो नई दिल्ली इंदिरा गांधी हवाई अड्डा जो है, जिसे हम IGIA कहते हैं, का संचालन दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट DIAL के द्वारा किया जाता है। DIAL जिसे डायल भी कहते हैं, एक संयुक्त उद्यम है जिसमें GMR ग्रुप, भारतीय विमानपत्तनम यानी कि अथॉरिटी ऑफ एयर इंडिया और फ्री फोर्ज AG ये सब लोग शामिल हैं और इन सबको मिलाकर के एक ग्रुप बना दिया, डायल ग्रुप। और यही डायल ग्रुप जो है वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसकी देखरेख करता है। चलिए 108 देखिए, नवंबर 2025 में श्री संस्थान गोकर्ण जीवोत्तम मठ के 550वें वर्ष के समारोह के दौरान गोवा के कोना कोना या फिर कैना कोना स्थित परगाली में नरेंद्र मोदी के द्वारा किस देवता की 77 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया था। देखो सीधे पूछ सकते थे कि गोवा में प्रधानमंत्री जी ने कौन सी देवता की मूर्ति का उद्घाटन किया, लेकिन अगर सीधे सीधे पूछ लेंगे तो फिर मजा ही क्या रह जाएगा, है ना, फिर तुम घबराओगे कैसे, इसलिए इतना बड़ा क्वेश्चन बना करके पूछते हैं, ठीक है ना। चलिए ये है ऑप्शन भगवान कृष्ण, हनुमान, शिव या फिर भगवान राम। क्या होगा आंसर, सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भगवान राम की जो है प्रतिमा का इन्होंने अनावरण किया है। देखिए श्री संस्थान गोकर्ण जीवोत्तम मठ के 550वें स्थापना वर्ष के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री के द्वारा गोवा के कोना कोना में भगवान श्री राम की 77 फुट ऊंची विशाल कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसकी पीडीएफ तो हम डाल देंगे ग्रुप में भी, है ना, जैसे ही वीडियो खत्म होगी पीडीएफ डल जाएगी, लेकिन मेरे भाई इसकी जो है फोटोकॉपी कराने का कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, इनकी फोटोकॉपी कराओगे तो 500 रुपए की फोटोकॉपी होगी तुम्हारी 2500 क्वेश्चन की, तो क्या ही मतलब रह जाएगा, है ना। इसलिए आराम से ग्रुप ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप है, कभी भी डिलीट नहीं होगा, आराम से पढ़ते रहिए, जब मन करे सुबह उठो 1 घंटा आराम से पढ़ लो, क्या दिक्कत है ना। तो फोटोकॉपी के ज़्यादा चक्कर में मत पढ़ो, लेकिन आप अगर निकलवाना चाहते हो पीडीएफ निकलवा सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है इसमें, आप जानते हैं ईएसपी कितने बड़े बड़े क्वेश्चन देता है ना। चलिए 109, निम्नलिखित में से किन्हें स्थलीय यानी पृथ्वी समान ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी के बराबर मतलब जैसे कि पृथ्वी है सेम टू सेम वैसे ही ग्रह हम उसको कहते हैं। कौन से ग्रह हैं बताइए। अर्थ लाइक प्लैनेट किसको कहते हैं। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर की ओर चलेंगे। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये जो 4 ग्रह हैं जो आपके आंतरिक ग्रह हैं, सूर्य की तरफ हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम पृथ्वी समान ग्रह कहते हैं। मतलब कि आपका इसको कह सकते हैं अर्थ लाइक प्लैनेट, ठीक है ना, कि जैसे पृथ्वी है वैसे ही ये चारों को चारों ग्रह हमको देखने को मिल जाते हैं। चलिए इसके बारे में देख लीजिए।
देखिए, तो हमारे सौरमंडल के सूर्य के सबसे करीब स्थित आंतरिक 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को स्थलीय ग्रह यानी कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहा जाता है। ये ग्रह चट्टानों और धातुओं से बने हैं। इनकी सतह पृथ्वी की तरह ठोस होती है। इसके बाद में जो ग्रह आएंगे, भाई बृहस्पति के बारे में कल बताया था आपको, है ना, कल बृहस्पति क्वेश्चन आया था। बृहस्पति तो पूरा का पूरा गैस का बना हुआ है। ऊपर तुमको अगर बृहस्पति के छोड़ दिया गया, तुम पूरा बृहस्पति पार कर जाओगे, कहीं नहीं टकराओगे। क्यों? क्योंकि वो पूरा का पूरा गैस का ही बना हुआ है। ठीक है, इसीलिए उसमें से एक ऐसा तूफान उठ गया है कि भाई कई सारों करोड़ों वर्षों से वो तूफान चल रहा है पर बंद ही नहीं हो रहा है। ठीक है ना, ऐसा तूफान उठ गया है वहां पर बृहस्पति में। चलिए 110 नंबर देखिए, अनुसूचित जाति और अन्य पारंपरिक वन निकासी यानी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था? ठीक है, तो ये जो एक्ट पारित किया गया वन अधिकारों की मान्यता एक्ट 2006, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने, आप अच्छे से इसको पढ़ लो। ठीक है, अपन आंसर की ओर चलेंगे। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बड़ा सा यही दिख रहा था तो यही आंसर होगा। वन निवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक निवासियों में वन अधिकारों और कब्जे को मान्यता और निहित करना, जो पीढ़ियों से जंगलों में रह रहे हैं, ऐतिहासिक अन्याय को सुधारना। कुल मिलाकर के समझिए इसका कहना क्या है। इसका कहना यह है कि ये जो 2006 में एक्ट बनाया गया कि जो लोग जंगलों में कई कई पीढ़ियों से रह रहे हैं और वो बाहर नहीं आना चाह रहे हैं, तो भाई उनको वहीं पर रहने दो ना, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? ठीक है ना, तो ये एक्ट यही कहता है कि आप उनको वहीं पर रहने दीजिए जहां पर वो रहना चाहते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। ये भी 5 जून को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है और हम वैसे ही नहीं कह रहे हैं, आप आंसर की से मिला लेना क्वेश्चन, है ना, अगर कोई भी डाउट आपको हो तो। ये पूरा सॉल्यूशन है, ये देख लो आप। कह रहे हैं वन अधिकार एक्ट 2006 जिसे हम एफआरए कहते हैं, मुख्य उद्देश्य उन अनुसूचित जनजातियों यानी कि एफडी/एसटी और पारंपरिक वन निवासियों ओडी/एफडी के अधिकारों को कानूनी मान्यता देना है, जो पीढ़ियों से जंगल में रह रहे हैं। यह कानून वन निवासियों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने के लिए अधिनियमित किया गया था। 111 देखिए, स्पीड अपनी बहुत धीमी चल रही, इस हिसाब से तो भाई 1.5 घंटे से ऊपर लगेगा। देखिए, होली रंगों का हिंदू त्योहार है जो फागुन पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह भगवान विष्णु के एक भक्त और उनकी बुआ से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है? अब बताओ तुम, है ना, डायरेक्ट पूछ सकते थे कि भाई जो होली है वो किन से जुड़ा हुआ है, लेकिन नहीं, पूरा तुमको पढ़ा करके फिर पूछेंगे कि तुम पढ़ने में पूरा टाइम निकाल दो। ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने, सबको पता भैया प्रहलाद और होलिका से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। लेकिन इतना घुमा देंगे ना भाई, एग्जाम में प्रेशर बहुत होता है ना। अरे वैसा प्रेशर नहीं कह रहे, दिमाग पे बहुत प्रेशर रहता है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन फिर वहां पर घुमाने का काम करते हैं। बाहर निकलोगे तो बहुत आसानी से कर लोगे, लेकिन वहां इतना प्रेशर रहता है कि सही क्वेश्चन भी गलत करके आते हो, माइनस मार्किंग अलग से रहती है, उसका टेंशन अलग से रहता है। देखिए, तुम्हारा यही उद्देश्य है कि आपको हम पहले ही इतने सारे क्वेश्चन करा देंगे ना, यही सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, तो जो मानसिक टेंशन रहती है वो नहीं रहेगी। आंसर डी हो जाएगा। अरे भैया कहाँ भाग गया, कहाँ भाग गया भैया, कहाँ भाग गया? हाँ, ये रहा देखिए। तो होली का त्यौहार फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह मुख्य रूप से भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद और उनके अग्नि में जलाकर मारने का प्रयास करने वाली बुआ होलिका की पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है। बुराई पर अच्छाई की जीत के बारे में ये बताता है। चलिए 112 नंबर देखिए। 112 नंबर क्या कह रहा है? भारत का कौन सा राज्य तिरुवातिराकली, ठीक है, तिरुवातिराकली से जुड़ा एक ऐसा मनमोहक नृत्य जिसे त्योहारों के मौसम में महिलाएं करती हैं, ठीक है, जो विशेष रूप से धार्मिक अनुष्ठान तथा भक्ति प्रथाओं से संबंधित है। अब बताइए ये कहां पर मनाया जाता है? डायरेक्ट पूछना चाहते तो कह सकते थे भैया तिरुवातिराकली जो त्योहार है कहां पर मनाते हैं, लेकिन ऐसे नहीं पूछेंगे, है ना, फिर तो सरल हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए कहां पर मनाते हैं तिरुवातिकली? चलिए सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केरला में इसको मनाया जाता है। तो तिरुवातिराकली केरल राज्य का एक अत्यंत लोकप्रिय और पारंपरिक समूह नृत्य है। यह विशेष रूप से ओणम और तिरुतिरा त्योहार के दौरान महिलाओं के द्वारा एक घेरे में शिव और पार्वती की पूजा के रूप में किया जाता है। 113 देखिए, 113। अब ऐसा करेंगे, डिटेल सॉल्यूशन नहीं बताएंगे ना, डिटेल सॉल्यूशन आप लोग आराम से पढ़ लेना, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसको हम बताएंगे, है ना, क्योंकि 112 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है मेरे भाई, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? बताइए इनमें से कौन सा एमपी का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? बहुत सिंपल प्रश्न पूछा गया था ये 5 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट में। सही आंसर डी हो जाएगा, इंदौर एयरपोर्ट। ठीक है, तो देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो इंदौर मध्य प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, 2019 में से अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त हुआ और यहाँ से पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान जो है वो दुबई के लिए चालू हुई थी, यानी आप यहाँ से डायरेक्ट विदेशों में भी जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, देखिए कितनी अच्छी आपकी एमपीजी के है। ये बताओ मध्य प्रदेश में एकमात्र सैन्य हवाई अड्डा कहाँ पर है? चलो बताओ, एकमात्र सैन्य हवाई अड्डा मध्य प्रदेश में कहां पर है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, देखते हैं किसकी जीके कितनी तेज है, स्पेशली एमपीजी के। कमेंट करना, कल उसका नाम लेंगे जो कमेंट करेगा। ठीक है, चलिए हड़प्पा सभ्यता के प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगरों में एक मोहनजोदड़ो को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। ठीक है भैया, पता है, सबको पता है।
इसे विश्व धरोहर सूची में किस वर्ष शामिल किया गया था, ये बता दो। तो ऐसे ही पूछ लो ना सीधे, यूनेस्को कब शामिल किया है, नहीं ऐसे नहीं पूछेंगे। ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। चलिए आंसर की ओर चलेंगे, सही आंसर डी हो जाएगा। 1980 में यूनेस्को में शामिल किया गया था मोहनजोदड़ो को। देखिए मोहनजोदड़ो जिसका अर्थ है मुर्दों का टीला, सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख और सबसे बड़ा नगर है। यह वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है और इसके ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व को देखते हुए वर्ष 1980 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। एक मूवी आई थी ऋतिक रोशन की, मोहनजोदारो, उसको जरूर देखना आप लोग, है ना। वो आपको बिल्कुल यहाँ क्या जो पूरा सिस्टम है ना उससे अच्छे से समझाएगी। कांस की मूर्ति कैसे छोड़ी गई थी, नर्तिका की मूर्ति कैसे मिली है ना, स्नानागार क्या होते थे, बांध कैसे बने थे, ये सब उसमें बताया गया है। 115 नंबर देखिए, क्षुद्रग्रह बेल्ट का सबसे बड़ा क्षुद्रग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है, यानी सबसे बड़ा क्षुद्रग्रह कौन सा है, ये आपको बताना था कि विच ऑफ द फॉलोइंग लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड इन द एस्ट्रॉइड बेल्ट। एस्ट्रॉइड बेल्ट में सबसे बड़ा बेल्ट कौन सा है, ये पूछ रहे हैं आपसे। सही आंसर आपको, ये भी 5 तारीख को शिफ्ट में पूछा गया है। चारों ऑप्शन अच्छे से पढ़ लीजिए। प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सेरेस सबसे बड़ा है। ठीक है, देखिए तो ये आप आराम से पढ़ लेना। चलो बता ही देते हैं। क्षुद्रग्रह बेल्ट मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच में, यानी मंगल और बृहस्पति इसके बीच में है क्षुद्रग्रह बेल्ट। ठीक है, और सेरेस इस बेल्ट का सबसे बड़ा पिंड है। इसके विशाल आकार के कारण इसे 2006 में बौना ग्रह का दर्जा भी दे दिया गया था कि ये तो भैया ये क्षुद्र ग्रह नहीं है, ये तो ये मानो कि ड्वार्फ प्लेनेट ही है, एक पूरा ग्रह ही बन गया है ये। ठीक है ना, इतना बड़ा है ये। 116 देखिए, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस पर्यटन स्थल को सादियाबाद के नाम से जानते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर हो जाएगा मांडू या मांडव को सादियाबाद के नाम से जाना जाता है। ये देखिए मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित ऐतिहासिक पर्यटन स्थल मांडू को सादियाबाद, सिटी ऑफ जॉय, आनंद की नगरी के नाम से जाना जाता है। यह नाम इसे मालवा के सुल्तानों ने प्राकृतिक सुंदरता और सुखद जलवायु को देखते हुए दिया था। यहाँ पर जलवायु बहुत अच्छी, न ज़्यादा ठंडी न ज़्यादा गर्मी। भारत में ये स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा भाई, ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। तो जो बैरन द्वीप पर जो ज्वालामुखी है अंडमान निकोबार में, यही एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है अपने भारत का। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए तो बैरन द्वीप ज्वालामुखी भारत और पूरे दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह अंडमान सागर में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से 138 किलोमीटर जो है उत्तर पूर्व में यह स्थित है। 118 देखिए, 118 है, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट स्वास्थ्य, शिक्षा और आय संकेतों के आधार पर देशों की तुलना करती है, बताइए कौन सी ऐसी रिपोर्ट है। 4 ऑप्शन ये रहे आपके सामने। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मानव विकास रिपोर्ट। ये पूरा सॉल्यूशन है, इसको आप आराम से वीडियो पॉज कीजिए और पढ़ लीजिए। अब चलते हैं 119 पर। 119 देखिए, मार्च 2006 के अनुसार मध्य प्रदेश के उमरी गांव में उद्घाटित समृद्धि केंद्र निम्नलिखित में से किस पहल का हिस्सा है और किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, मार्च 2026 का पूछ लिया, जून में एग्जाम है, मार्च का करंट अफेयर पूछ लिया है ना, तो अच्छे करंट अफेयर पूछते हैं। ठीक है, 1 साल का करंट अफेयर हमने सीसेट वाले उसमें डाला है, जो लोग नोट्स लेंगे उनको 1 साल का करंट अफेयर पूरा मिल जाएगा। ठीक है, उसकी PDF हमने डाल रखी है। चलो ये 4 ऑप्शन है, बताइए किस पहल का हिस्सा और कौन सा मंत्रालय इसको जो है ऑपरेट करता है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, संचार मंत्रालय ऑपरेट करता है और समृद्ध ग्राम फिजिकल सर्विसेज पायलट पहल का ये हिस्सा है। ये पूरा यहाँ पर दिया गया है। सॉल्यूशन की बात करें, ये रहा पूरा सॉल्यूशन। आराम से वीडियो पॉज कीजिए और पढ़ लीजिए। आगे बढ़ते हैं क्योंकि अपन को 112 क्वेश्चन करवाने हैं। आज आपको 212 तक हम लेकर चलेंगे, तो ये थोड़ा सा क्या है टाइम लगेगा, है ना, तो इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो समृद्ध ग्राम फिजिकल सर्विसेज पायलट पहल का ये हिस्सा है। आगे बढ़िए 120 पर चलते हैं। देखिए समझाने देखो 20 क्वेश्चन हुए, 22 मिनट हो गया है ना, इस हिसाब से 112 क्वेश्चन, एवरेज लगाइए 112 मिनट। ठीक है, 1.5 घंटा से ऊपर हो रहा है। देखिए 120, टाइम आउट सिटी लाइफ इंडेक्स 2025 के अनुसार किस शहर को एशिया का सबसे खुशहाल शहर माना गया भैया, तो अपना मुंबई है। ठीक है ना, ये बता रहा है कि भाई सबसे खुशहाल शहर मुंबई है अपना। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, ये पूरा सॉल्यूशन है, देख लेना। 121 देखते हैं, 121 क्या कह रहे हैं कि मार्च 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है। कब, मार्च 2026 में। ये भी बढ़िया करंट अफेयर है। ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए किसको शामिल किया गया है। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मदुरै हवाई अड्डा को जो है मार्च 2026 में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना दिया था। देखिए करंट अफेयर का प्रश्न है। ठीक है, देखिए ये प्रश्न, ये आप जो है डिटेल पढ़ लीजिए, ये पूरा डिटेल है। 122 हम देख लेते हैं। 122 क्या है, नाट्य नृत्य किस राज्य से संबंधित है जो मेलों और त्योहारों में किया जाता है तथा स्थानीय संस्कृति और सामुदायिक भागीदारी को दर्शाता है। कुल मिलाकर आपसे पूछ रहे हैं कि नाट्य नृत्य कहाँ पर होता है, ये बता दो। गुजरात, उत्तर प्रदेश और केरल, हिमाचल प्रदेश, कहाँ पर होता है भैया। सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश में ये नाट्य नृत्य होता है। ये पूरा सॉल्यूशन है ना। 123 पर चलते हैं। 123 क्या है, देखिए ये रहा, छोटा करना पड़ेगा, चलो देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन देख लो। दिसंबर 2025 में गगनयान क्रू मॉड्यूल के डिसलरेशन यानी मंदक सिस्टम हेतु विकसित किए गए ड्रोग पैराशूट के क्वालिफिकेशन परीक्षण किस सुविधा में सफलतापूर्वक संपन्न किए गए थे। भाई कौन सी ऐसी सुविधा थी जिसमें ये ड्रोग पैराशूट है इसका परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया था, कौन सी सुविधा थी, ये आपसे पूछ रहे हैं। ये रहे 4 ऑप्शन। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि
यहाँ पर इसका जो है परीक्षण किया गया था। कहाँ पर? टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च प्रयोगशाला, TBRL कहते हैं, रेल ट्रैक रॉकेट स्टेज सुविधा के अंतर्गत चंडीगढ़ में इसको जो है संपन्न किया गया था। इसका पूरा परीक्षण किया गया था। यहाँ पर सॉल्यूशन है, देख लीजिएगा। चलिए 124 देखते हैं। 124 क्या है? देखिए, मुगल सम्राटों का प्रसिद्ध मयूर सिंहासन या तख्ते ताऊस जो बहुमूल्य रत्नों से सुसज्जित एक भव्य सिंहासन था, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के द्वारा बनाया गया था? किसने इसको बनाया था? ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। तो भाई शाहजहां ने सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया इस सब चीज में, है ना, शान शौकत में, है ना, तो दिखावे में सबसे ज्यादा पैसा शाहजहां ने खर्च किया। तो शाहजहां सही आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध मयूर सिंहासन तख्ते ताऊस का निर्माण 1700 निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने करवाया था। इसे बनाने में भारी मात्रा में सोने और बेशकीमती रत्नों का प्रयोग किया गया था। 1739 में नादिर शाह इसको लूट करके ईरान लेके चला गया। ठीक है, पूरी शान शौकत धरी की धरी रह गई। चलिए 125, बौद्ध परंपरा के अनुसार भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थियों को 8 भागों में बांटकर स्तूपों में स्थापित किया गया था। ठीक है भैया, पता है। सदियों बाद सम्राट अशोक द्वारा इन अवशेषों को फैलाने के लिए अपने साम्राज्य में कितने स्तूप बनवाए जाने की मान्यता है? यानी कुल मिलाकर ये पूछ रहे हैं कि सम्राट अशोक ने कितने बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया था। बताइए। ये रहे सारे ऑप्शन आपके सामने। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 84,000 स्तूप जो है बनवाए गए थे। 5/6/2026 शिफ्ट 1 में ये पूछा गया है। देखिए, ये पूरा आपको दिखाया गया है। पूरा सॉल्यूशन भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 126 है, प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर सैयद मुश्ताक अली का जन्म मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में हुआ था? कहाँ पर मुश्ताक अली का जन्म हुआ भैया? भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, कहाँ पर हुआ था? चलिए आंसर की बात करेंगे। सही आंसर ऑप्शन डी, इंदौर में इनका जन्म हुआ था। ये पूरा सॉल्यूशन, इन्होंने कितने टेस्ट तक लगाए थे ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखो एक्स्ट्रा फैक्ट हम क्यों दे रहे हैं? हम चाहते तो भाई आंसर की लगा देते यहाँ पर और बढ़िया से आपको कराते चलते और आंसर देते चलते, लेकिन पानी पीते रहना, गर्मी बहुत है। ठीक है भाई, लेकिन ये एक्स्ट्रा फैक्ट हम क्यों करा रहे हैं? क्योंकि आगे जो क्वेश्चन बनेंगे ना वो यहाँ से भी बन सकते हैं। तो ये आपको देखने के लिए 2500 क्वेश्चन है, लेकिन एक्स्ट्रा फैक्ट जब तुम लेकर के चलोगे ना तो ये पहुंचेंगे तुम्हारे 5000 के पार। ठीक है ना, तो बढ़िया से बस पढ़ते चलो। मेरा तो यही उद्देश्य है कि भाई जी की जीएस इतनी मजबूत करा देंगे तुम्हारी कि भैया कोई भी एग्जाम हो, सामान्य अर्थता परीक्षा में जो हमसे जुड़ा हुआ 101% पहली बार में ही सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 99 परसेंटाइल के ऊपर लेके आओ, बढ़िया से सिलेक्शन पाओ पहली बार में ही। ठीक है, मन चाही नौकरी पाओ, है ना, पटवारी वटवारी कौन सी भी लगनी हो लग जाओ। ठीक है, ये पूरा सॉल्यूशन है। देखो 17 दिसंबर 1914 को मध्य प्रदेश के इंदौर में इनका जन्म हुआ था। वे विदेशी धरती पर टेस्ट शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। 1936 में पहला टेस्ट शतक लगाया था। भारतीय घरेलू T20 टूर्नामेंट जो आपका सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है, ये उन्हीं के नाम पर शुरू किया गया है। 127 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अशोक के उस पुत्र और पुत्री के नामों का सही रूप से दर्शाता है जिन्हें 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए बौद्ध के रूप में भेजा गया था? डायरेक्ट पूछ सकते थे कि सम्राट अशोक ने अपनी पुत्री संघमित्रा और पुत्र को महेंद्र को कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। लेकिन डायरेक्ट नहीं पूछेंगे, तुमको घुमा करके पूछेंगे। ठीक है ना, तो कौन है आइए देख लेते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा भाई, महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था, सबको पता है। ठीक है ना, ये पूरा सॉल्यूशन है, ये देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 128 देखिए, 128 बड़ा सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प घूमर, देखो घूमर के बारे में बता रहे हैं ना, लास्ट में तुमसे यही पूछेंगे घूमर कहाँ का लोक नृत्य है, लेकिन दो कितना घुमाएंगे। देखिए कौन सा विकल्प घूमर के उद्गम राज्य की सही पहचान करता है? ठीक है भैया, अब जब तुमसे घूमर की उद्गम की पहचान की जा रही तो अब तुमको बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। यहीं पर आप आंसर लगा सकते हो घूमर कहाँ का लोक नृत्य है। लेकिन देखो घूमर एक पारंपरिक नृत्य है जिन्हें महिलाएं त्योहार और विशेष अवसरों पर प्रस्तुत करती हैं। विशेष रूप से अपनी सुगठित गोलाकार गतियों के लिए जाना जाता है। ये सब फालतू का दे रखा है ना, केवल तुमको कंफ्यूज करने के लिए और टाइम खराब करने के लिए। तो देख लेना, अगर शुरू में तुमको मिल जाए घूमर पूछ रहा है तो सीधे ऑप्शन की ओर आओ, ये सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सही आंसर आपका हो जाएगा राजस्थान का। सबको पता राजस्थान का लोक नृत्य है कौन? घूमर। ये पूरा सॉल्यूशन है, ये आप आराम से पढ़ लेना। चलिए 129 देखो, कोलकाता की दुर्गा पूजा जिसे 2021 में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? देखो है ना, डायरेक्ट तुमको बता रहे हैं भाई कोलकाता की है। अब सीधे तुम समझ जाओ कोलकाता कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इतना घुमाएंगे तुमको कि तुम घूमते घूमते रह जाओगे। ठीक है, सही आंसर आपका ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ये देखिए पूरा सॉल्यूशन हमने यहाँ पर दे दिया है, अच्छे से आप देख लेना। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 130 क्या कह रहे हैं? 130 में वस्तु एवं सेवा कर GST जिसने भारत में कई अप्रत्यक्ष करों को प्रतिस्थापित किया और राष्ट्रीय बाजार को एकीकृत किया, निम्नलिखित में से किस तारीख को लागू हुआ था? भाई GST दिवस सब लोग जानते हैं कि भाई जो है GST दिवस कब मनाया जाता है, 2017 में लागू हुआ था। ठीक है, लेकिन तुमको इतना घुमा देंगे तुम फंस के रह जाओगे। 1 जुलाई को GST दिवस मनाते हैं। सही आंसर आपका GST जो है आपका
1 जुलाई यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 1 जुलाई 2017 को ये लागू किया गया था। ये पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर दिया है। 101वां संविधान संशोधन था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, याद कैसे रखेंगे? तो भाई 101 रुपए का क्या चढ़ाते हैं? सगुन चढ़ाते हैं। तो ऐसे ध्यान रखो, 101 रुपए जो है वो पैसे से मतलब जीएसटी से संबंधित है, और जीएसटी जो है टैक्स से संबंधित है। तो सगुन चढ़ा दो 101 रुपए का और जीएसटी लागू करा दो 1 जुलाई 2017 से। 131 देखिए, हाँ यहाँ पर मैचिंग वाला आ गया। ठीक है, कह रहे हैं वायुमंडल की निम्नलिखित परतों का उनकी विशेषताओं से मैचिंग करिए आप। ठीक है, तो कॉलम 1 दिया है, कॉलम बी दिया गया है, आपको मैच करना है कौन सी चीज़ कहाँ पर है। क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल, मध्य मंडल। इसमें ओजोन लेयर होती है, यहाँ उल्का पिंड जलते हैं, यहाँ मौसम जो है होता है। अब इसको बहुत अच्छे से आपको जो है ओजोन परत पढ़ा रखा है ना। चलो इनको मैच कर लेते हैं। समताप मंडल हम जानते हैं भाई, ओजोन लेयर समताप मंडल में होती है। तो पहला तो यहीं पर क्लियर हो गया कि भाई 2 के सामने जो है ए होना चाहिए। अब सीधा आप आंसर की ओर उसकी ओर चलेंगे, ऑप्शन की ओर। कहाँ पर 2 के सामने ए दे रखा है? केवल एक ही में दे रखा है। तुमको अगर एक भी पता होगा ना तो भी आप आंसर लगा लोगे। ऑप्शन डी हो जाएगा। 1 के सामने सी आएगा, 2 के सामने ए और 3 के सामने बी आ जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, सॉल्यूशन हम यहाँ पर करा देते हैं। ये देखिए यहाँ पर देखिए, तो वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है, जहां सभी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, बारिश भी होती है। तो एक जो है वो सी से संबंधित हो जाएगा। इसके ऊपर समताप मंडल है, जहां पराबैंगनी किरणों से बचाने वाली ओजोन परत पाई जाती है। तो 2 के सामने ए आ जाएगा। इसके ऊपर मध्यमंडल है, जहां उल्का पिंड प्रवेश करते ही घर्षण की वजह से जल जाते हैं। तो इसके सामने 3 के सामने बी आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप मैचिंग कर लेंगे। चलिए 132 देखो, यह आत्मकथा जिसे एक प्रमुख भारतीय राजनेता ने ब्रिटिश शासन के दौरान अपनी कारावास अवधि में लिखा था। अच्छा भैया, उनके प्रारंभिक जीवन, इंग्लैंड में उनकी शिक्षा तथा भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका का चिंतनपूर्ण विवरण प्रस्तुत करती है। इस पुस्तक का पहचान करो कि ये पुस्तक कौन सी है जिसमें ये सारी बातें बताई गई हैं। चलिए पहचान करते हैं भैया। ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने, कौन सी पुस्तक है बताओ। सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, एन ऑटोबायोग्राफी। एन ऑटोबायोग्राफी ये आपका 5 जून 2026 का शिफ्ट 2 का प्रश्न है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं किसकी किताब है। देखिए, तो एन ऑटोबायोग्राफी, जिसे टुवर्ड फ्रीडम के नाम से भी जाना जाता है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा है। इसे उन्होंने जून 1934 और फरवरी 1935 के बीच में ब्रिटिश जेल यानी कि अल्मोड़ा जेल में सजा काटने के दौरान इसको उन्होंने लिखा था। एन ऑटोबायोग्राफी याद रखना है। चलिए, मैकमोहन रेखा जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवादित सीमा है, भारत को किस पड़ोसी देश से अलग करती है? बताइए, मैकमोहन रेखा किसके बीच में है? सबको पता है, भारत और चाइना के बीच में है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 1914 में शिमला समझौता में इसको निर्धारित किया गया था। चलिए 134 देखिए, 134 है, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर का जन्म मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में हुआ था? अब थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, है ना। तो ये आपका हुआ था नीमच में। ठीक है, इनका जन्म नीमच में हुआ था। ये पूरा सॉल्यूशन आप देख लीजिए। चलिए 135 देखिए, अनाज और खाद्य तेलों जैसे कृषि उत्पादों के प्रमाणीकरण से कौन सा चिन्ह संबंधित है? कौन सा चिन्ह अनाज और कृषि के जो है उत्पादन से संबंधित है? तो ये आपका एगमार्क हो जाएगा। कौन सा? एगमार्क। ठीक है, ये सॉल्यूशन भी आप लोग देख लेना। आगे बढ़ते हैं 136 पर। गुलाब उद्यान जयंत मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? बताइए, जयंत कहाँ पर स्थित है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जयंत गुलाब उद्यान ये कहाँ पर स्थित है? चलिए, प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सिंगरौली में है जयंत उद्यान। ठीक है, कहाँ पर? सिंगरौली में। ये पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर दिया है। एनसीएल जो आपका नॉर्दर्न कोल फील्ड जो है ना, उसका मुख्यालय जहाँ पर है वहीं पर ये उद्यान स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोयले की सबसे मोटी परत अपने मध्य प्रदेश के सिंगरौली में पाई जाती है। अगला, हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, जिसमें कहा गया कि सूर्य जो है वो सौरमंडल का केंद्र है? किसने बताया था? तो ये बताया था कॉपरनिकस ने। कॉपरनिकस ने बताया भैया, अभी तक तो तुम पृथ्वी को मान रहे थे, लेकिन रियलिटी ये है कि सूर्य है भाई पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है ना, पहले पृथ्वी को मानते थे। ठीक है, ये पूरा सॉल्यूशन। 138 देखिए, 138 निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन, कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस जलाने से जुड़ी प्रमुख पर्यावरणीय चिंता है? बताइए, कौन सी ऐसी समस्या है कि इनको जलाएंगे तो ये समस्या पैदा हो जाएगी? सही आंसर आपका होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, जहां तक मेरा मानना है बिल्कुल डी होगा। देखो, यह कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और अन्य प्रदूषकों को छोड़ता है जो ग्लोबल वार्मिंग और वायु प्रदूषण के योगदान करते हैं, यानी ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाते हैं, इसलिए सबसे खतरनाक यही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते 139 देखिए, 139 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प घूमर के उद्गम राज्य की सही पहचान करता है? देखो 2 बार पूछ लिया है, तो शिफ्ट 1 में भी पूछा था यही है ना, अभी शिफ्ट 1 में करके आए थे, शिफ्ट 2 में भी यही पूछ लिया है। ठीक है, देखो सेम टू सेम पूछ रखा है, ये रिपीट हो गया है प्रश्न, है ना। शिफ्ट 1 में पूछा था और शिफ्ट 2 में भी पूछा था, ऐसे रिपीट होते हैं। सही आंसर राजस्थान हो जाएगा, इसमें कोई बात करने की आवश्यकता नहीं, सीधे राजस्थान लगा करके आगे बढ़ लेते हैं। अभी ये सुबह वाली शिफ्ट में पूछा था, शाम वाली शिफ्ट में भी सेम पूछ लिया। कोलकाता की दुर्गा पूजा 2021 में यूनेस्को की मानव अमूर्त धरोहर सूची में शामिल किया गया किस भारतीय राज्य से ये संबंधित है? ये डबल रिपीट कैसे हो रहा है मेरे भाई? पश्चिम बंगाल से संबंधित है। अच्छा 1 मिनट देखते हैं, रिपीट हो गए, कुछ 4-5 क्वेश्चन रिपीट हो गए थे। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए तो 112 क्वेश्चन करा रहे हैं, ये तुम्हारा बैकअप बना रहे हैं, कम से कम 100 क्वेश्चन तो हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 150 पर चलते हैं सीधे, है ना। तो ये जीवाश्म ईंधन वाला हमने कर लिया था, 150 नंबर का क्वेश्चन चलते हैं। लगभग 8 से 9 क्वेश्चन रिपीट हो गए थे, कोई दिक्कत नहीं है। उधर अपने 12 क्वेश्चन ज़्यादा है तो 100 क्वेश्चन ही हो जाएंगे।
चलिए, मई 2026 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अपनी आबकारी नीति में अल्कोहल इन बेवरेज यानी कि एआईबी प्रणाली अपनाने वाला दक्षिण भारत का पहला राज्य बन गया है? कौन सा है जिसने भाई अल्कोहल इन बेवरेज प्रणाली को लागू किया गया है? 4 ऑप्शन ये रहे आपके सामने। सही आंसर आपका ऑप्शन डी कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, कर्नाटक ने जो है अपनी आबकारी नीति में अल्कोहल इन बेवरेज जो है सिस्टम लागू किया गया है। चलिए, 151 देखिए, 151 क्या है? महात्मा गांधी द्वारा आरंभ किया गया असहयोग आंदोलन एक हिंसक घटना के बाद में अचानक वापस ले लिया गया, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने पुलिस थाने में आग लगा दी थी। यह घटना कहां पर हुई थी? तो यह घटना चौरा चौरी कांड की बात की जा रही है। घटना कहां पर हुई थी? चौरा चौरी में हुई थी। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। 4 फरवरी 1922 को यह घटना हुई थी, है ना। जब हम एनालिसिस करा रहे थे 3-4 बार क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो देखो हो सकता है आपके भी अगली किसी शिफ्ट में ये रिपीट हो, है ना, तो परेशान मत होना। ठीक है, 22 पुलिसकर्मी इसमें जल करके मर गए थे। गांधी जी ने वापस ले लिया था असहयोग आंदोलन। देखिए 152 निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण संरक्षण में जैव विविधता हॉटस्पॉट को सबसे अच्छे से परिभाषित करता है कि जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या होते हैं? ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक क्षेत्र जो स्थानिक प्रजातियों में समृद्ध प्रजातियां जो कहीं और नहीं पाई जाती हैं उनके आवास और हानि से संबंधित है। यानी यही एक ऐसा क्षेत्र होगा जहां पर ये स्पेशल प्रजातियां पाई जाएंगी और कहीं पर नहीं पाई जाएंगी, तो इन्हीं प्रजातियों के लिए हम हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, फिर से बता दें मेरे भाई, 4 से 5 क्वेश्चन या 5 से 6 ऐसे क्वेश्चन है जो रिपीट हो गए थे, है ना, मतलब कि कह सकते हैं कि दोबारा लिख गए थे। ठीक है, इसीलिए हमने 112 क्वेश्चन 212 तक आपको लेकर के चलेंगे, तो 12 क्वेश्चन एक्स्ट्रा रखे हैं, यानी कि 105 क्वेश्चन आपके लगभग आज कराएंगे, है ना। चलिए 153 निम्नलिखित में से कौन बंगाली उपन्यास हारा पार्वती कथा के लेखक हैं जिन्हें सरस्वती सम्मान 2025 के लिए चुना गया? बताइए किसने हारा पार्वती कथा लिखी है? 4 ऑप्शन ये रहे आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी राम कुमार मुखोपाध्याय जो है इनके द्वारा ये जो है लिखी गई है हारा पार्वती। देखिए ये पूरा सॉल्यूशन है। 154 देखिए, इटली के यात्री निकोलो कोंटी और फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक ने 15वीं शताब्दी ईस्वी में दक्षिण भारत के एक शक्तिशाली राज्य की यात्रा की। उसकी राजधानी की समृद्धि, भव्यता और वैभव का प्रशंसात्मक जो है वर्णन किया। निम्नलिखित में से उन्होंने किस राजधानी के नगर का वर्णन किया था? ठीक है, मतलब डायरेक्ट कह सकते थे भैया ये 2 राजदूत हैं, ये जो है घूमने आए थे कहाँ पर? दक्षिण भारत में। बताइए कौन सी राजधानी घूमने आए थे? लेकिन इतना नहीं पूछेंगे, फिर तो सरल हो जाएगा। इतना बड़ा प्रश्न बना देंगे तुम्हारे लिए, पढ़ते रहो। चलिए किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? ये 4 ऑप्शन है। सही आंसर हो जाएगा विजयनगर। विजयनगर की यात्रा इन लोगों ने की थी। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 15वीं शताब्दी में फारसी राजदूत था जो और अब्दुल रज्जाक, ये दोनों लोग आए थे विजयनगर की, इन्होंने यात्रा की थी और सारी बातों का वर्णन किया था। देखिए 155 2025 का IUCN टेक फॉर नेचर पुरस्कार किस मोबाइल एप्लीकेशन को प्रदान किया गया जिसे MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा विकसित किया गया है? ठीक है, तो ये पुरस्कार 2025 का आयु टेक पुरस्कार जो है IUCN टेक पुरस्कार नेचर के लिए प्रदान किया गया। इनमें से कौन से एप्लीकेशन को दिया गया है? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फिशर फ्रेंड मोबाइल एप्लीकेशन को दिया गया है। ये क्या है देखिए, तो MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा विकसित फिशर फ्रेंड मोबाइल एप्लीकेशन जो मछुआरों की सुरक्षा और तटीय संसाधन के प्रबंधन के लिए 2025 में IUCN के द्वारा नेचर टेक फॉर नेचर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए 156 देखिए क्या कह रहे हैं। 156 अधिकांश महासागरीय तरंगे मुख्य रूप से किस प्राकृतिक कारकों के द्वारा उत्पन्न होती हैं? क्यों महासागरीय जो तरंगे हैं वो उत्पन्न होती हैं? ये 4 ऑप्शन आपके सामने, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, ज्वार या फिर पवन, किसकी वजह से उत्पन्न होती हैं? सही आंसर पवन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विंड की वजह से जो अधिकांश महासागरीय तरंगे होती हैं, समुद्री लहरें जो हैं मुख्य रूप से समुद्र की सतह के ऊपर बहने वाली पवन विंड के घर्षण के कारण उत्पन्न होती हैं और हवा की गति दूसरी लहरों के आकार को निर्धारित करती है। जितनी तेज हवा बहेगी उतनी तेजी से लहर आएगी और उतनी ऊंची लहर आने की संभावना रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा लुप्तप्राय प्रजातियों के परा संरक्षण यानी कि XC2 का एक अच्छा उदाहरण है? XC2 क्या होता है? बताया था ना, XC2 और InC2 शायद हमने एग्रीकल्चर वालों को बताया था। एग्रीकल्चर में कल जो क्लास करा रहे थे मैराथन, उसमें बताया था। XC2 क्या होता है भाई? आप किसी चीज को उस स्थान से ले जाकर कहीं दूसरी जगह संरक्षित कर रहे हैं तो वो XC2 हो जाता है। InC2 क्या होता है कि ऐसी कोई प्राणी जो जहां पर पाया गया उसको वहीं पर संरक्षित कर दो तो ये InC2 हो जाता है। तो ये InC2 और XC2 में परिवर्तन मतलब कि अंतर होता है। तो कह रहे हैं XC2 का सही उदाहरण क्या हो जाएगा? बताइए, 4 ऑप्शन है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एक प्राणी उद्यान, चिड़ियाघर या फिर एक बीज बैंक। ठीक है, ये XC2 होता है भाई। चिड़ियाघर में भाई शेर कहां पर है? शेर जंगल में रहता है, उसको ला करके चिड़ियाघर में डाल दिया है, यानी कि वहां से उठा करके यहां पर ले आए हो, वहां से X करके ले आए हो यानी निकाल करके ले आए हो, तो ये XC2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये पूरा सॉल्यूशन यहां पर दिया गया है। वहीं पर संरक्षित कर देते तो वो InC2 हो जाता। देखिए 158 एक व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी दैनिक क्रिया बिजली के संरक्षण में सीधे योगदान देती है? कौन सी ऐसी क्रिया है जो बिजली की बचत करती है? बता रहे हैं। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, पढ़ लीजिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयोग में ना होने पर लाइट, पंखे और उपकरणों को बंद कर दीजिए। भाई आप जिस कमरे में पढ़ रहे हो, ठीक है, पढ़ करके आप बाहर निकले
अब आप उस फैन को और बिजली जो लाइट जल रही है उसको बंद कर दोगे, उसके बंद करने से क्या होगा, बिजली की बचत होगी। तो वही कह रहे हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो योगदान करेगी अगर आप जो है बाहर निकलोगे, बाहर निकलने से पहले चीज़ों को बंद कर दोगे जो उपकरण आपने चला रखे हैं। 159 देखिए, जनजाति गौरव वर्ष पखवाड़ा 2025 किस महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी की 150वीं जयंती का प्रतीक है? ध्यान रखना 2025 में मनाया गया है जनजाति गौरव वर्ष। ठीक है, बताइए किसका ये किससे संबंधित है? ये 4 ऑप्शन ये रहे आपके सामने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिरसा मुंडा से ये संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जनजाति गौरव वर्ष पखवाड़ा 2025 महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी जननायक भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनाया गया है, ध्यान रखना है। चलिए 160 देखिए, कौन सी विशेषता नागरिकों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर न्यायालय जाने का अधिकार देती है, जिससे व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा होती है? भाई यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं? संवैधानिक उपचारों की बात कर रहे हैं, आर्टिकल 32 की बात कर रहे हैं। डायरेक्ट चले जाओ तुम कहाँ पर, डायरेक्ट जो है न्यायालय पहुंच जाओगे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसको संविधान की आत्मा कहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए 161 देखिए, ये कह रहा है कि भाई पहो ए होए, अच्छा भैया, पहो ए होए लावा और आ लावा के बीच में मुख्य अंतर क्या होता है? लावा से संबंधित प्रश्न है, बताइए। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पहो ए होए जो है वो चिकना होता है और आ जो है खुरदरा और दांतेदार लावा होता है। आगे बढ़ते, इसे ए लावा भी कहा जाता है। ये देखिए पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया है। चलिए 162 सांची का महान स्तूप, जिसे भारत की सबसे प्राचीन पत्थर की संरचनाओं में से एक माना जाता है, मूल रूप से 3री शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से किस मौर्य सम्राट के द्वारा बनवाया गया था? किसने बनवाया था सांची का स्तूप? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अशोक के द्वारा इसको बनवाया गया था। पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 163 उस्ताद आमिर खान का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? ये रहे 4 ऑप्शन, इंदौर से संबंधित है उस्ताद आमिर खान। ठीक है, ये सॉल्यूशन है, आराम से पढ़ लेना। चलिए 164 देखिए, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना अत्यंत कठिन क्यों माना जाता है? बताइए क्यों कठिन माना जाता है? ये 4 ऑप्शन है, पढ़ लीजिएगा। सही आंसर की बात करेंगे ऑप्शन डी हो जाएगा। उन्हें केवल सिद्ध कदाचार और अक्षमता के आधार पर ही पद से हटाया जा सकता है, ऐसे ही नहीं हटा दोगे उठा करके ना। ये सारे रीजन होने चाहिए तभी आप हटाएंगे, और ये भी बहुत कड़ी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा उनको हटाया जाता है। ये पूरा सॉल्यूशन दिया गया है। 165 देखिए, कौन सी कर्नाटक शास्त्रीय गायिका संगीत की रानी के रूप में प्रसिद्ध हैं और अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली संगीतकार थी? कौन है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए किसे कहा जाता है संगीत की रानी? सही आंसर MS सुब्बलक्ष्मी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये सॉल्यूशन है, देख लीजिएगा। आगे 166 देखिए, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले में खरमौर पक्षी अभ्यारण्य स्थित है? बताइए। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। कहाँ पर है खरमौर अभ्यारण्य? सही आंसर ऑप्शन डी, रतलाम में ये खरमौर अभ्यारण्य स्थित है। ये सॉल्यूशन है, देख लेना। चलो आगे बढ़े। 167 उस राज्य की पहचान करें जो सराय केला छऊ से जुड़ा है, एक अर्धशास्त्रीय लोक नृत्य है जो अपनी युद्ध शैली की मुद्राओं, विस्तृत मुखौटों के लिए जाना जाता है और जिसका प्रदर्शन मुख्य रूप से पूर्वी भारत में त्योहारों के दौरान किया जाता है। बताओ भैया कौन सा, मतलब कहाँ पर वो होता है? ये रहे 4 ऑप्शन। कहाँ पर होता है छऊ? सही आंसर आपका हो जाएगा झारखंड। झारखंड में होता है, सबको पता है। पूछ सकते हो भाई छऊ नृत्य कहाँ पर होता है, लेकिन इतना सिंपल हो जाएगा फिर तो, है ना। सिंपल नहीं पूछेंगे, घुमा करके पूछेंगे। ठीक है, तो ये झारखंड का लोक नृत्य है। ये पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया है। यही डिफरेंस देखा गया है। जब एजुकेटी करवाती थी तो डायरेक्ट पूछती थी भाई छऊ कहाँ का लोक नृत्य, आप बता देते झारखंड का। अब जब से एपटेक आई है वो एपटेक घुमा करके प्रश्न पूछ रही है। ठीक है, तो हम वही एग्जैक्ट प्रश्नों से आपको रूबरू करवा रहे हैं कि इस तरह से प्रश्न आएंगे। अब थोड़ा पैटर्न चेंज हो चुका है मेरे भाई। ठीक है, प्रश्न तो वही हैं लेकिन घुमा करके पूछे जाएंगे कि आप फंस जाओगे। ठीक है, चलिए 168 देखिए। 168 कह रहे हैं, नवंबर 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे फ्रांस ने सेल्वियर डे ऑल्डे नेशनल डू मेरिट नाइट ऑफ द नेशनल अवार्ड ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है? किसको सम्मानित किया है? किसने? फ्रांस ने। ये रहे 4 ऑप्शन। तो 2025 में फ्रांस ने सुनील कांत मुंजल को जो है सम्मानित किया, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 169 निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का सबसे अच्छा उदाहरण है? आवश्यकताओं का दोहरा संयोग, ये कौन सही दर्शाता है? सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोनों पक्ष एक दूसरे की वस्तुएं खरीदने और बेचने को तैयार हों तो आवश्यकता का दोहरा संयोग हम इसको कहते हैं। ये पूरा सॉल्यूशन है। 170 अशोक का सिंह शीर्ष, जिसे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, मूल रूप से निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्थल पर स्थापित मौर्य स्तंभ में स्थित था? बताइए कहां पर था ये, कहां से इसको लिया गया, ये आपसे पूछ रहे हैं। ये रहे 4 ऑप्शन। सही आंसर सारनाथ हो जाएगा। जो काशी यानी कि बनारस के सारनाथ से इसको लिया गया है। तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक का शीर्ष सिंह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ के शीर्ष से लिया गया है। यह भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन की स्मृति में अशोक के द्वारा बनवाया गया था। चलिए 171
किसी निश्चित तापमान पर वस्तु द्वारा धारण की जा सकने वाली जल वाष्प की अधिकतम मात्रा को क्या कहा जाता है? बताइए, ये रहे 4 ऑप्शन। क्या कहेंगे उसको हम? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संतृप्त बिंदु उसको हम कहते हैं, सैचुरेशन पॉइंट उसको हम कहते हैं। ठीक है, चलिए 172। थोड़ा सा इसमें साइंस भी एक आध दो क्वेश्चन आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ऐसे साइंस हम अलग से करवाएंगे। 172, रिएक्टर पैमाने का परिमाण 6 का भूकंप परिमाण 5 के भूकंप से कितनी अधिक ऊर्जा उत्सर्जित करता है? यानी कि एक जो है पैमाना बढ़ने पर कितनी अधिक ऊर्जा उत्सर्जित होगी, ये आपसे पूछ रहे हैं। 4 ऑप्शन है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 31.6 गुना, यानी कि ऑप्शन डी 31.6 गुना जो है ये हानि पहुंचाएगा और इतना ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। रिएक्टर पैमाने पर हर एक पूर्ण अंक की वृद्धि का मतलब है भूकंप की तरंगों के आयाम में 10 गुना वृद्धि होगी। ठीक है, तो आयाम में कितनी वृद्धि होती है? तो आयाम में 10 गुना वृद्धि होती है, लेकिन इसके द्वारा जारी की गई ऊर्जा में लगभग 31.6 गुना वृद्धि होती है, ध्यान रखना, या फिर 32 गुना कह सकते हैं। तो ध्यान रखना, आयाम में कितनी वृद्धि होगी? एक पर आयाम 10 गुना हो जाएगा, लेकिन ऊर्जा कितनी बढ़ेगी? ऊर्जा जो है वो 32 गुना बढ़ेगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, दोनों में डिफरेंस है। आगे बढ़ते हैं। 173, भारत अपने किसी भी पड़ोसी देश के साथ जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, निम्नलिखित में से कौन सा देश है? सबको पता भाई, बांग्लादेश के साथ में हम सबसे लंबी सीमा साझा करते हैं 4096 किलोमीटर की। ठीक है, ये पूरा सॉल्यूशन दिया गया है। चलिए 174, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वनोरोपण यानी कि एफॉरेस्टेशन और पुनर्वनीकरण यानी कि रिफॉरेस्टेशन के बीच में सही अंतर को बताता है? बताइए, दोनों में सही डिफरेंस कहाँ पर बताया गया है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, आराम से देख लीजिए। हम चलेंगे आंसर की ओर। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वनारोपण उस भूमि पर पहली बार पेड़ लगाना है जो पहले वनाच्छादित नहीं थी, जबकि पुनर्वनीकरण या वनाच्छादित क्षेत्रों में पेड़ों को दोबारा लगाना है। वनारोपण क्या होता है? वनरोपण का अर्थ होता है, एफॉरेस्टेशन का अर्थ होता है कि जहां पर कभी कोई पेड़ नहीं था, अब तुम नए नए पेड़ लगा रहे हो, तब उसको कहेंगे वन रोपण, यानी कि वन की स्थापना कर रहे हो। और जहां पर पहले से पेड़ थे लेकिन कट गए हैं, अब तुम वहां पर जब दोबारा लगा रहे हो, तब हम उसको क्या कहेंगे? उसको पुनर्वनीकरण कहते हैं या फिर रिफॉरेस्टेशन कहते हैं। ये डिफरेंस होता है। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। ये सॉल्यूशन है। 175 देखिए, मध्य प्रदेश का ध्रुपद केंद्र निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? ध्रुपद केंद्र की स्थापना पूछी है। 4 ऑप्शन ये रहे। सही आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर डी 1981 हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा सॉल्यूशन दिया गया है। चलिए 176, देखो, नाइट्रोजन उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग के कारण पीने के पानी में उच्च नाइट्रेट स्तर से जुड़ा प्रमुख स्वास्थ्य जोखिम निम्नलिखित में से कौन सा है? कि नाइट्रोजन के नाइट्रेट के अधिक प्रयोग से कौन सा जो है जोखिम हो सकता है पीने के पानी में? ये आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, आराम से पढ़ लीजिए। ये देखिए, ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, आंसर की ओर चलें। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यह शिशुओं में ब्लू बेबी सिंड्रोम यानी कि मैथमोग्लोबिनमेनिया, फिर से पढ़ो भैया, इसको क्या लिख रखा है इन्होंने? मैथमोग्लोबिनेमिया। ठीक है ना, अच्छा भैया, सीधे याद रखो, ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है, इसका कारण बन सकता है जिससे रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 177 देखिए, भारत के शीर्ष गणमान्य व्यक्तियों की सुरक्षा और प्रोटोकॉल को नियंत्रित करने वाली ब्लू बुक निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा जारी की जाती है? कहते हैं भैया प्रोटोकॉल है। ठीक है, कहते हैं भैया वो विदेश से वो आ रहे थे और प्रोटोकॉल तोड़ करके जो है मंत्री जी उनसे मिलने गए थे। तो ये कौन डिफाइन करता है? ब्लू बुक किसने बना रखी है जिसमें जो है प्रोटोकॉल की सारी बातें की गई हैं? तो 4 ऑप्शन ये रहे आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। गृह मंत्रालय ने इस ब्लू बुक को बना रखा है जो इन प्रोटोकॉल के बारे में सारी जानकारी देता है। 178, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में हिंगलाजगढ़ का किला स्थित है? कहां पर है हिंगलाजगढ़ का किला भैया? सागर, इंदौर, जबलपुर, मंदसौर। सही आंसर ऑप्शन डी मंदसौर हो जाएगा, मंदसौर में है। ठीक है, हिंगलाजगढ़ का किला मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में भानपुरा तहसील के पास स्थित एक प्राचीन और ऐतिहासिक किला है। यह किला अपनी परमारकालीन मूर्तिकारी के लिए फेमस है। ये हमने उसमें भी कराया था, एग्जाम एनालिसिस में भी कराया था, एक भाई ने प्रश्न भेजा था ये वाला। चलो, गोबर गैस संयंत्र में गोबर और पौधों के कचरे से उत्पादित बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? कौन सी बायोगैस बनती है गोबर गैस में? ये पूछ रहे हैं आपसे। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें मीथेन बनती है CH4। लगभग 50 से 70% मीथेन जो है वो बनती है। पूरा सॉल्यूशन ये रहा। 180 देखिए, किसान कल्याण वर्ष 2026। ठीक है भैया, पहल के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने MPRDC द्वारा संचालित टोल प्लाजा पर विशेष रूप से निम्नलिखित में से किस वाहन के लिए 100% टोल टैक्स पर छूट की गणना की है? ये इन लोगों पर कोई टोल टैक्स नहीं लगेगा। कौन होगा भैया? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कंबाइंड हार्वेस्टर जो है, अगर ये निकलता है तो इस पर 1 भी रुपया टैक्स नहीं लगेगा। देखिए, तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किसान कल्याण वर्ष 2026 की पहल के तहत किसानों की सुविधा और कृषि कार्यों में तेजी के लिए MPRDC द्वारा संचालित राज्य के सभी टोल प्लाजाओं पर कंबाइंड हार्वेस्टर वाहनों को टोल टैक्स से 100% जो है छूट दे दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते। अगला है, प्लेट या भाप में पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाले भोजन की वस्तुएं केले के पत्तों से चिपकती क्यों नहीं है? क्यों नहीं चिपकती भैया बताइए?
सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। केले के पत्तों पर मोम जैसी परत होती है जो क्यूटिकल होती है, जो नॉन स्टिक होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर खाना जो है चिपकता नहीं। इसलिए आप देखो दक्षिण भारत में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, केले के पत्ते पर खाना खाते हैं। ठीक है, ये सॉल्यूशन पूरा दिया गया है। अगला देखिए 185 है, भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी ने दोहा में आयोजित फिटे फिटे वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2025 में कांस्य पदक जीता है। ब्लिट्ज इवेंट में स्वर्ण पदक किसने जीता था? सीधे सीधे पूछ लेते भैया किसने स्वर्ण पदक जीता है, लेकिन नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैग्नस कार्लसन ने जो है वो स्वर्ण पदक जीता है। आगे बढ़ते हैं। अगला 186, निम्नलिखित में से कौन सा एथेनॉल का उपयोग नहीं है? कहाँ पर एथेनॉल का उपयोग नहीं कर रहे हैं? एथेनॉल की आजकल बहुत चर्चा हो रही है, वैसे भी आप जानते हैं ना। कौन सा उपयोग नहीं है? सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में एथेनॉल का उपयोग नहीं किया जाता है। बाकी सब में एथेनॉल का उपयोग होगा, जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए अगला, पर्यावरण से ओजोन परत के क्षय के कारण होने वाला प्रमुख हानिकारक प्रभाव निम्नलिखित में से कौन सा है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अगर ओजोन परत हमारे पास में आ जाएगी तो क्या होगा भैया? यूवी किरणें। ऑप्शन डी हो जाएगा, पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली यूवी विकिरण में वृद्धि होगी, जिससे त्वचा कैंसर नामक बीमारी हो सकती है। आगे बढ़िए 188, एलबीडब्ल्यू शब्द मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? सबको पता है एलबीडब्ल्यू क्रिकेट से संबंधित है। आगे बढ़िए, ये आपका 7 तारीख को पूछा गया है, 7/6/2026 सितंबर में पूछा गया है। चलिए 189, किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य को अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार करना होता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति में कोई भी बाधा न पड़े? यानी राज्य की जो भी डिसीजन होंगे वो संघ को परेशान नहीं करेंगे। किसमें कहा गया? ऑप्शन डी 257(1) में कहा गया है। ये पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया है। चलिए 190 चलते हैं। देखिए 190 क्या है? देखिए 190 है, यदि एक किसान की मिट्टी का पीएच मान 4.5 है तो उसे इसके उपचार के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाना चाहिए कि जो है इसका सॉल्यूशन हो जाए? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुझा हुआ चूना, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसमें मिला देना चाहिए। देखिए यदि मिट्टी का पीएच 4.5 है तो इसका मतलब मिट्टी अत्यधिक अम्लीय है। ठीक है, यानी पीएच 7 से कम है तो अम्लीय होगा। अम्लीय मिट्टी को बेअसर करने के लिए, कृषि योग्य बनाने के लिए उसमें क्षारीय पदार्थ मिलाया जाता है, जैसे कि बुझा हुआ चूना मिला दोगे तो वो उसकी जो अम्लीपन है वो खत्म हो जाएगा। 191, हल्दी, लौंग और दालचीनी जैसे मसालों को स्वास्थ्य के लिए लाभकारी क्यों माना जाता है? किस वजह से हम इसको लाभकारी मानते हैं? ये 4 ऑप्शन आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो मुक्त कणों को निष्क्रिय करते हैं और सूजन को कम करने का काम करते हैं। ये पूरा सॉल्यूशन है, आप देख सकते हैं। कहीं होते नहीं भाई, चोट लग गई तो हल्दी लगा दो, तेल में करके गर्म करके लगा दो, आराम हो जाएगा, तो सूजन को कम करते हैं। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किस आईएएस ऑफिसर को इंस्पिरेशन और एक्शन कैटेगरी में यूएनईपी चैंपियन ऑफ द अर्थ 2025 से चुना गया? बताइए किसको चुना है, कौन सा है आईएएस ऑफिसर? ये 4 ऑप्शन है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सुप्रिया साहू को चुना गया है। देखिए तो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सुप्रिया साहू को पर्यावरण संरक्षण, विशेषकर नीलगिरी क्षेत्र में प्लास्टिक के उपयोग को कम करने और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए उनके उत्कृष्ट प्रयासों के कारण यूएनईपी के द्वारा चैंपियन ऑफ द अर्थ इंस्पिरेशन एंड एक्शन श्रेणी में इनको जो है सम्मानित किया गया है। 193, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा फोटो रासायनिक स्मोक का प्रमुख घटक है? कौन सा भैया फोटो रासायनिक स्मोक का प्रमुख घटक? ये रहे 4 ऑप्शन। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जो ओजोन, यानी जो क्षोभ मंडली ओजोन है, ये इसका प्रमुख घटक है। आप कह रहे हो सर इसमें साइंस के और पर्यावरण के क्यों आ रहे हैं? देखो इस बार क्या हुआ है ना, 20-20 प्रश्न पहले पूछे जाते थे अलग अलग, लेकिन अब क्या किया है इन्होंने, जी के जीएस में भी साइंस के प्रश्न डाल दिए हैं, है ना। जी के जीएस में आपके पर्यावरण के प्रश्न डाल दिए हैं। इस वजह से आपको जी के जीएस के अंतर्गत पर्यावरण और साइंस के प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। ठीक है ना, तो परेशान नहीं होना है। ये पूरा सॉल्यूशन। 194 देखिए, 1990 में लॉन्च किया गया कौन सा अंतरिक्ष दूरबीन ब्रह्मांड की अद्भुत तस्वीरें प्रस्तुत कर चुका है? कौन सा भैया? ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हब्बल अंतरिक्ष दूरबीन जो है वो अभी तक भी चल रहा है। हब्बल अंतरिक्ष दूरबीन को नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए के द्वारा 24 अप्रैल 1990 को अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था। यह ब्रह्मांड के विस्तार, ब्लैक होल और दूर की आकाशगंगाओं की अभूतपूर्व और स्पष्ट तस्वीर लेने के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। आगे बढ़िए 195, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान द्वारा सहलिखित कौन सी आत्मकथा कूटनीति, वैश्विक शांति प्रयासों और अंतर्राष्ट्रीय शासन पर उनके प्रयासों के ऊपर जो है प्रकाश डालती है? कौन सी है बताइए? कोफी अन्नान की आत्मकथा पूछ रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है, लेकिन इतना घुमा करके पूछेंगे कंफ्यूज हो जाओगे। बताइए कौन सी है कोफी अन्नान की आत्मकथा? सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इंटरवेंशंस अ लाइफ इन वॉर एंड पीस। ये इनकी आत्मकथा है, कोफी अन्नान के द्वारा लिखी गई है। 2012 में इसको लिखा था। ठीक है, आगे बढ़िए 196, मेगास्थनीज जो एक प्रसिद्ध यूनानी राजदूत था जिसने मौर्य दरबार की यात्रा करके प्रसिद्ध विवरण इंडिका लिखा था, उसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किस यूनानी शासक के द्वारा भेजा गया था? डायरेक्ट भी पूछ सकते थे भाई, मेगास्थनीज किसका वो था, जो मतलब कि क्या कहते हैं उसको, अरे देखो भैया,
राजदूत था। पूछेंगे ना, डायरेक्ट पूछ सकते थे किसका राजदूत था, लेकिन नहीं, घुमा कर पूछेंगे। पूछना किसका राजदूत था भैया, ये आपका मेगास्थनीज सही आंसर हो जाएगा, सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था, ऑप्शन नंबर डी। ये देखिए पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर ये आया था और अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका लिखी इसने, ये भी आपको ध्यान रखना। 197 निम्नलिखित में से बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर के बीच में क्या मुख्य अंतर है, बताइए कौन सा अंतर है बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर के बीच में। ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसमें अम्ल की आवश्यकता होती है। बेकिंग पाउडर में सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस शुष्क अम्ल होता है, अकेले काम नहीं करता है, ये इसमें डिफरेंस है। ठीक है, तो ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है और ये सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में शुष्क अम्ल और मिला देते हैं, तब ये जो है बेकिंग सोडा बन जाता है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया है। ये भी प्रश्न 2-3 बार रिपीट हुआ था, हो सकता है आगे भी आपको देखने को मिले, है ना, क्योंकि इसके बाद में 8 और 9 तारीख का जो है वो कराएंगे, क्वेश्चंस कराएंगे, है ना, तो उसमें भी ये हो सकता है रिपीट हो जाए, है ना। 198, इसीलिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेते हैं भाई। 112 क्वेश्चन आज ले रखे हैं, कल जो है हो सकते हैं 120 क्वेश्चन ले दें, तो जो रिपीट हो वो उसमें कवर हो जाएंगे, मतलब 100 नए प्रश्न तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। 198, चंद्रयान 2 का निम्नलिखित में से कौन सा घटक चंद्रमा पर उतरने के प्रयास के दौरान संपर्क खोकर के दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, कौन हो गया था भैया, बताइए। इनमें से 4 ऑप्शन आपके सामने, ऑर्बिटर, विक्रम लैंडर, पीएसएलवी रॉकेट या फिर नेविगेशन उपग्रह। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विक्रम लैंडर जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और प्रज्ञान उसी में बेचारा फंस के रह गया, निकल ही नहीं पाया। 6 सितंबर 2019 को भारत के चंद्रयान 2 मिशन के दौरान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग के प्रयास में विक्रम लैंडर का चंद्रमा की सतह से केवल 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर संपर्क टूट गया था और जिसकी वजह से वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हार्ड लैंडिंग उसकी हो गई थी, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी। चलिए, निम्नलिखित पदार्थों का उनके अनुमानित पीएच मानों से मिलान कीजिए। पीएच वैल्यू से आपको जो है मिलान करना है। पानी, नींबू का रस, बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन, ठीक है, और यहाँ पर इसकी पीएच वैल्यू दी गई है। चलिए देख लेते हैं क्या इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 1 के सामने बी आएगा, 2 के सामने ए आएगा, ऐसे मिला लो। देखो 1 के सामने पानी के सामने बी आएगा क्योंकि इसका तो साथ ही होता है, उदासीन होता है, ठीक है। 2 के सामने 1 आएगा, नींबू का रस कैसा हो जाएगा 2.2 हो जाएगा और बेकिंग सोडा कैसा हो जाएगा 8.3 हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप सॉल्यूशन देख लीजिए, यहाँ पर देखिए शुद्ध पानी उदासीन होता है इसलिए इसका पीएच मान 7 होता है, ठीक है। नींबू का रस अम्लीय होता है इसलिए सिट्रिक एसिड पाया जाता है, इसका पीएच मान 2.2 होता है। बेकिंग सोडा का जो घोल हल्का क्षारीय होता है, इसका पीएच मान 8.3 होता है, ठीक है। आगे बढ़िए, 200 नंबर देखिए। 200 नंबर, जैन परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम चरण में सिंहासन त्याग दिया और संलेखना अर्थात मृत्यु का उपवास के दौरान जैन व्रत का पालन करते हुए निम्नलिखित में से किस की यात्रा की थी। मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य ने लास्ट में संलेखना विधि के द्वारा जो है अपना प्राण त्यागा था और संलेखना विधि में क्या होता है कि भूखे रह करके और यात्रा की जाती है, तो कहाँ की यात्रा की थी उन्होंने, ये आपसे पूछ रहे हैं। 4 ऑप्शन ये रहे, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रवणबेलगोला में उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। तो जैन ग्रंथों के अनुसार महान मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन मुनि भद्रबाहु से दीक्षा ली, अपना राजपाट त्याग दिया। इसके बाद वे जैन भिक्षुओं के साथ कर्नाटक के श्रवणबेलगोला चले गए, जहां उन्होंने संलेखना विधि के द्वारा अपना जो है प्राण त्याग दिया था। 201, मानव रक्त में कौन सा श्वसन वर्णक मौजूद होता है जिसकी वजह से मानव लोग सांस ले सकते हैं। सही आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन में आरबीसी होती हैं और आरबीसी पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 202, गुर्दे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग रक्त को छानता है, बताइए रक्त को छानने का काम कौन करेगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्लोमेरुलस जो होता है वो रक्त को छानने का काम करता है। अब तो कुछ दिन बाद आप देखेंगे, कुछ दिन क्या 1-2 दिन में तुमको देखने को मिल जाएगा कि अब इसकी कॉपी होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। मैथ के महान शिक्षक हैं जो लगातार कॉपी करते रहते हैं, अब बहुत जल्द ही जो है हमारी इस सीरीज की भी कॉपी करना शुरू कर देंगे वो, ठीक है। खैर अपन तो पूरे 2500 करके छोड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान रानी अहिल्याबाई के राज की राजधानी था, ये आपसे पूछ रहे हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महेश्वर जो है वो रानी अहिल्याबाई की जो है राजधानी था। 1767 में अपनी राजधानी इंदौर से नर्मदा नदी के किनारे स्थित महेश्वर पर इन्होंने चेंज कर लिया था, पहले इंदौर होती थी, 1767 में महेश्वर में इन्होंने कर दिया था। 204, किस अमेरिकी जिम्नास्टिक के नाम 11 ओलंपिक पदक और 30 विश्व चैंपियनशिप पदक, जिसे वे इतिहास के सबसे अधिक पदक विजेता हैं, जिम्नास्टिकों में शामिल हैं, कौन है वो आपसे पूछ रहे हैं, क्या नाम है उनका। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सिमोन बाइल्स हो जाएगा। इनको जो है इतने सारे 11 स्वर्ण पदक मिले हैं ओलंपिक में और 30 विश्व चैंपियनशिप पदक जीते हैं इन्होंने, ठीक है, अमेरिका के हैं। 205 देखिए, पाचन में पित्तरस का प्राथमिक कार्य क्या होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, वसा का पायसीकरण काम होता है इनका, ठीक है। आगे बढ़िए, नंबर 206, बाढ़ वाले धान के खेतों आर्द्र भूमि में धान की खेती ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका देती है, कैसे प्रदान करती है, ये आपसे पूछ रहे हैं। सीधे आंसर की ओर चलेंगे, सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा,
बाढ़ वाले खेत अवायवीय स्थितियां बनाते हैं जहां मैथोजेनिक और किया कार्बनिक पदार्थ को विकसित करते हैं और मीथेन का उत्पादन करते हैं जो एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। देखो कहीं पर भी धान के खेत जहाँ पर होते हैं वहाँ पर पानी भरा रहता है और हम जानते हैं भाई दलदली स्थानों से कौन सी गैस निकलती है, मीथेन गैस निकलती है, ठीक है ना। तो ये सारे जो है वो मीथेन गैस बना करके पूरा जो है सहयोग प्रदान करते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 207 देखिए, भारत में हर साल 22 दिसंबर को किस महान गणतज्ञ की जयंती के सम्मान में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं? किसके सम्मान में मनाते हैं? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर 22 दिसंबर को जो राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं ये हम श्रीनिवासन रामानुजन जो हैं इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाते हैं। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस 7 तारीख को पूछा गया। आगे बढ़िए, अगला ये भी 7 तारीख का शिफ्ट 1 का प्रश्न है। ब्रह्मपुत्र नदी जो भारत की प्रमुख नदियों में से एक है, तिब्बत के आंगसी हिमनद से निकलती है। यहाँ इसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? यारलुंग सांगपो के नाम से जो है ब्रह्मपुत्र को जानते हैं जहाँ से ये निकलती है। चलिए सॉल्यूशन देख लीजिए। 209 निम्नलिखित में से कौन से हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण के मुख्य अंतिम उत्पाद हैं? देखिए कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण के मुख्य अंतिम उत्पाद हैं, यानी जब प्रकाश संश्लेषण हो जाता है तो क्या बनता है हरे पौधों में, ये आपसे पूछ रहे हैं। 4 ऑप्शन ये रहे। सही आंसर ऑप्शन डी, ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण होता है जिसके द्वारा जो है ये पौधे अंतिम उत्पाद में ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। ऑक्सीजन को ये छोड़ देते हैं हम लोगों के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को ये ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, ये सारे ऑप्शन, ये पूरा सॉल्यूशन आपको जो है दिया गया है। चलिए आगे बढ़िए। 210 नवंबर 2025 के अनुसार शहरी सरकारी बैंकों में डिजिटल बदलाव को बढ़ावा देने के लिए सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कौन से 2 मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किए हैं? बताइए, 2025 का पूछा गया नवंबर का। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सहकार डिजी पे और सहकार डिजी लोन, ये 2 जो है ऐप अमित शाह के द्वारा लॉन्च किए गए हैं 2025 में सहकारी कार्यों के लिए। 211 ओम के नियम का सही प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र करता है? कौन सा सूत्र ओम के नियम को सही सही दर्शा रहा है? सही आंसर हो जाएगा V बराबर IR। V बराबर IR जो है कहाँ गया, ये रहा ऑप्शन डी। V बराबर IR जो है ये ओम का नियम दर्शाता है। ये पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर दे रखा है। चलिए 212 देखिए, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन से निकलने वाला कौन सा रासायनिक तत्व समताप मंडल में ओजोन अणुओं को नष्ट करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है? कौन है जो ओजोन अणुओं को नष्ट कर रहा है, कहाँ पर? समताप मंडल में। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर हो जाएगा आपका क्लोरीन। क्लोरीन क्या करता है? ओजोन को तोड़ देता है 2 पार्ट में, जिससे कि ओजोन के अणु दूर दूर हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करें, रेफ्रिजरेटर AC से निकलने वाली CFC जब समताप मंडल में पहुंचती है तो सूर्य की पराबैंगनी किरणों के कारण वह टूट जाती है। उसमें से क्लोरीन का परमाणु अलग हो जाता है। क्लोरीन एक अकेला परमाणु उत्प्रेरक का काम करता है, हजारों ओजोन अणुओं को तोड़कर ऑक्सीजन में बदल देता है, जिससे ओजोन परत क्या हो जा रही है? पतली हो जा रही है। भाई O3 ओजोन होता है, ठीक है, इसको तोड़ देगा और O2 में डिवाइड कर देगा। O2 क्या होगी? ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन आ जाती है नीचे। ओजोन परत को ऊपर रहना चाहिए पर ये ऑक्सीजन में टूट करके नीचे आ जाती है। इससे क्या हो रहा है? ये ओजोन परत पतली होती चली जा रही है, ठीक है ना, जो हमारे लिए हानिकारक है। तो इस तरह से आपके ये 212 प्रश्न हमने करवा दिए हैं। 12 प्रश्न इसमें से बाहर निकाल दीजिए क्योंकि हो सकता है कुछ प्रश्न रिपीट हो गए हों, है ना, कुछ प्रश्न छूट गए हों। मान लीजिए इसमें 1 आध 2 प्रश्न हिंदी के भी आ गए थे, उनको हमने बीच में छोड़ दिया था, है ना। तो इस हिसाब से ये भी आपके मान लीजिए 100 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। तो 100 कल करवा दिए थे, 100 आज करवा दिए हैं। तो इस तरह से आपके लगभग 200 प्रश्न हो गए हैं। ठीक है, आगे भी ये सीरीज चलती रहे, इसके लिए आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, लाइक कर देना है, शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास में। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लेना है, प्यारा सा कमेंट कर देना है, तो हमको उत्साह मिलता रहेगा और हम लगातार इस तरह की और भी क्लासेज लेकर के आते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी नोट्स आप लोग जरूर ले लेना। अगर आप सीरियस कैंडिडेट है, सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप जरूर नोट्स लेकर के अपनी तैयारी को मजबूत कर लीजिए, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। अक्टूबर में आपका सामान्य अर्हता परीक्षा होने वाली है और डायरेक्ट इसी पर आपको जो है जॉब मिलने वाली है। इसमें जितना आप स्कोर अच्छा कर लेंगे उतनी जल्दी आप जॉब पा लेंगे। और इसके लिए जरूरी है कि GK GS पर आपका कंट्रोल हो, क्योंकि एप्टेक मैथ बहुत सिंपल पूछता है। ठीक है, सारे पेपर उठाकर देख लो, मैथ बहुत सिंपल पूछता है, डायरेक्ट पूछता है, सूत्र लगा दो, आंसर आ जाएगा, एक लाइन में आप आंसर निकाल लेंगे। लेकिन GK GS साइंस को कठिन करता है, तो इसको हम मजबूत करने का प्रयास आपके लिए कर रहे हैं। लगातार PYQ लेकर के आते रहेंगे, जिससे कि आपको ये पता तो चल सके कि भाई किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी तक तो भाई 1 लाइनर की आदत थी आपको, है ना, एजुकेटिव 1 लाइनर पूछती थी। अब 1 लाइनर नहीं पूछा जाता है, बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब इसकी आदत आपको हम डलवाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।